गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी बाजार में क्या अंतर होता है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, एकाधिकार बाजार क्या होता है, उसमें उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इन दोनों मार्केट में अपन ने बात कर ली। अब अपन देखेंगे इन दोनों मार्केट्स में, इन दोनों बाज़ारों में कौन कौन सी समानताएँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी असमानताएँ पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो समानताएं पाई जाती है उन पे। दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो पहले हम बात करेंगे समानताओं की, कि दोनों बाजारों में लागत दशाओं में कोई अंतर नहीं होता है, कि जो लागत वक्र होता है उन दोनों में एक जैसा होता है। क्योंकि हमें पता है कि जब अपन पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, एक्स अक्ष पे हम मांगी गई मात्रा को लेते हैं या जो उत्पादित की गई मात्रा को लेते हैं, वाई अक्ष पर हम कीमत को दर्शाते हैं, ठीक है। और यह मूल बिंदु के एक्स अक्ष के क्षैतिज होता है इनका मांग वक्र, जिसे अपन पूर्णतः बेलोजदार मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। जब हम सप्लाई वक्र की बात करते हैं तो ये तो इसमें एसी वक्र यू आकृति का होता है, इसी प्रकार एक एम सी वक्र होता है। और जहाँ एम आर और एम सी आपस में काटते हैं वहाँ संतुलन का निर्धारण होता है। इसी प्रकार संतुलन की जो शर्त है वो दोनों बाज़ारों में सेम होती है, कि एम आर जो है वो एम सी के बराबर होता है, कि सीमांत आय जो है वो सीमांत लागत के बराबर होगी। सीमांत आय क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन या अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने पे कुल आय में, टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। या फिर सीमांत लागत की परिभाषा क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर किसी भी वस्तु की तो कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। और संतुलन की जब अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में, तो आप सबको विदित है कि एम आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एम सी के। ये होता है संतुलन बिंदु, ठीक है। और तीसरा जो है वो दोनों ही बाजार एक समान उत्पादन या होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, कि जो वस्तु होती है वो होमोजेनस होती है उसमें। जैसे अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता की बात की तो उसमें दोनों वस्तुओं में कोई अंतर, गुण आकार में कोई अंतर नहीं होता है। वस्तु जो होती है वो सजातीय या फिर समरूप होती है। वस्तु कैसी होती है? समरूप होती है। और जब ने अपन ने मोनोपोली की, एकाधिकारी की बात की थी, तो मैंने बताया था कि जो वस्तु होती है उसका केवल एक विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई भी निकट का स्थानापन्न नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं जो वस्तु होती है वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, ठीक है। ये जनरली पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी बाजार में समानताएं पाई जाती है। अब इनकी अपन सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे। असमानताएं इनमें कौन कौन सी होती है? तो सर्वप्रथम जो आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर संतुलन की जो प्रथम शर्त होती है, जिसे अपन आवश्यक शर्त भी कहते हैं, वो होती है एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। लेकिन जब हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत और उत्पादन के निर्धारण की बात करते हैं तो हमें पता है कि मांग वक्र जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र, वो मूल बिंदु क्षैतिज अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है। और यही मांग वक्र ही उसका औसत आय वक्र होता है। और ये ए आर किसके बराबर होगा? यहाँ एम आर के। और ये किसके बराबर होगा? कीमत के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संतुलन की शर्त है एम आर एम सी के बराबर है, तो एम आर के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ? ए आर। ए आर किसके बराबर है? एम आर के, ठीक है। क्योंकि एम आर के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं? ए आर। या फिर अपन तीनों को लिख सकते हैं साथ में। ए आर जो है वो एम आर के भी बराबर होगा, एम सी के भी बराबर होगा और बराबर होगा किसके? वस्तु की कीमतों के, ठीक है। ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा? वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। जबकि एकाधिकारी की बात करें तो हम देखते हैं एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है ए आर, और उसके नीचे होता है एम आर, ठीक है। तो कहने का मतलब ए आर ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? सीमांत आय एम आर की तुलना में, ठीक है। अब आपको ये पता है कि संतुलन की अवस्था में क्या होगा?
वही एम आर बराबर होगा किसके, एम सी के। ठीक है, अब अगर एम आर एम सी के बराबर है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ देखना आप, ए आर बड़ा है एम आर से, तो ए आर 100% किससे बड़ा होगा, एम सी से भी बड़ा होगा। तो ए आर ग्रेटर देन एम सी, और ए आर क्या है, कीमत को दर्शा रही है, तो कीमत किससे ज़्यादा होगी, सीमांत लागत से ज़्यादा होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसकी असमानता की। तो पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की शर्त के अनुसार संतुलन बिंदु पर एम सी जो रेखा है, सीमांत लागत रेखा, वो किस प्रकार की होती है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई, या फिर अपन कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई, या फिर अपन कह सकते हैं बाएं से दाएं की ओर जाता हुआ, ये होता है सीमांत लागत वक्र। ठीक है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन बिंदु पर एम आर रेखा जो क्षैतिज अक्ष होने के कारण, हॉरिजॉन्टल होने के कारण, सीमांत लागत रेखा जो है वो चढ़ती हुई, ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ये अपन ने पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा था। इसके विपरीत मोनोपोली जो मार्केट होता है उसमें संतुलन की शर्त में तीनों स्थितियाँ होती है। पहली शर्त कौन सी, तीनों स्थितियों में पहली स्थिति है ह्रासमान लागत, दूसरी स्थिर लागत, और तीसरा वर्धमान लागत। अर्थात घटती हुई लागत, स्थिर में कांस्टेंट, और वर्तमान बढ़ती हुई लागत दशा, तीनों दशाओं में हम बात करेंगे संतुलन की। इस प्रकार एकाधिकारी बढ़ी हुई सीमांत लागत, स्थिर सीमांत लागत और घटती हुई सीमांत लागत तीनों दशाओं में संतुलन प्राप्त कर सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर केवल बढ़ती हुई सीमांत लागत की दशा में ही संतुलन प्राप्त होता है। ये इसकी दूसरी असमानता हो गई। अब तीसरी असमानता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम है वो पूर्ण प्रतियोगिता के उद्योग का है। तो उद्योग का आपको पता है एक मांग वक्र होता है ऋणात्मक ढाल का, एक पूर्ति वक्र होता है धनात्मक ढाल का। ये पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है। ठीक है, ये एक उद्योग की बात कर रहे हैं हम। तो जहाँ मांग और पूर्ति वक्र आपस में काटते हैं वहाँ किसका निर्धारण होता है, कीमत का निर्धारण हो रहा है। अर्थात इतनी कीमत ओ पी कीमत का निर्धारण हो गया उद्योग में। अब जो फर्में होती है वो तो क्या करेगी, इस कीमत को, प्राइस टेकर होती है पूर्ण प्रतियोगिता की जो फर्में होती है, इस कीमत पे वो कितना भी उत्पादन बेच सकती है। क्लियर, लेकिन देखना एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में ऊंची कीमतें और कम उत्पादन होता है। कैसे, देखना ये जो अपना डायग्राम था ये डिमांड वक्र था, कौन से का, पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग का। ये सप्लाई वक्र है। डिमांड वक्र को अपन क्या कहते हैं, औसत आय वक्र कहते हैं। लेकिन जब एकाधिकारी की बात करेंगे तो ए आर की तुलना में अपन किसका अध्ययन करते हैं, एम आर का। तो ए आर हमेशा गिरेगा तो एम आर से ज़्यादा गिरेगा, एम आर के नीचे होगा। तो यहाँ ये तो ए आर वक्र है, ये एम आर वक्र है। तो हम इन दोनों वक्रों से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो ए आर वक्र है ये उद्योग का है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में। और जो ए आर वक्र है वो एकाधिकारी जो फर्म है उसमें ए आर वक्र है, और उसके नीचे ये एम आर वक्र आपको दिखाई दे रहा है। अब देखना ध्यान से, एक पूर्ति वक्र है जो सीमांत लागत को दर्शा रहा है, ये वाला जो है वो पूर्ति वक्र है एम सी, जो सप्लाई को दर्शा रहा है, पूर्ति को दर्शा रहा है या सीमांत लागत को दर्शा रहा है। अब दो संतुलन बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। पहला संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो जहाँ ए आर किसके बराबर होगा, एम सी के। तो ए आर एम सी के किन से बिंदु पे प्राप्त हो रहा है, ई बिंदु पे। अर्थात पहला जो संतुलन बिंदु है वो ई बिंदु है, ये वाला बिंदु है। ठीक है, दूसरा एकाधिकारी की जब हम बात करते हैं तो एकाधिकारी में संतुलन कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ एम आर किसके बराबर हो, एम सी के। ठीक है, तो एम आर कितना, ये वाला वक्र नीचे वाला, तो एम आर एम सी के बराबर कहाँ है, ई वन बिंदु पे। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का जो समय बिंदु है वो ई होगा और एकाधिकारी बाजार का समय बिंदु ई वन होगा। ठीक है,
अब देखना, अगर ई बिंदु साम्य में है तो यहाँ कीमत कितनी हुई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ओ से लेके पी तक, और उत्पादन कितना हुआ, ओ से क्यू। तो कीमत तो ओ पी और उत्पादन ओ क्यू। ठीक है, ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अब अगर मोनोपोली मार्केट की अपन बात करें तो हम यहाँ इसको ध्यान से देखना। मोनोपोली मार्केट में ई वन बिंदु संतुलन का बिंदु है, लेकिन जो कीमत का निर्धारण होता है वो ए आर वक्र के द्वारा होता है। तो कीमत कितनी हो गई, ओ पी वन, और उत्पादन कितना हो गया, ओ क्यू वन। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो कीमत तो क्या है, ओ पी कम है किसकी तुलना में, ओ एकाधिकार की तुलना में, ओ पी वन की तुलना में। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ओ क्यू ज़्यादा है किसकी तुलना में, ओ क्यू वन एकाधिकारी मार्केट में जो उत्पादन हो रहा है उसकी तुलना में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एकाधिकारी में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कीमत तो ऊंची रहती है और कम उत्पादन होता है। यह एकाधिकारी लिए पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र ए आर, जिसका एक संबंधित एम आर वक्र होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का पूर्ति वक्र एम सी वक्र कहलाता है। संतुलन की शर्तों के अनुसार एकाधिकारी संतुलन ई वन पे होगा, जहाँ कीमत ओ पी वन और उत्पादन ओ क्यू वन है। और डायग्राम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ओ पी वन तो क्या है, ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी तुलना में, ओ पी की तुलना में, अर्थात एकाधिकारी कीमत क्या है, ज़्यादा है और पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में। तथा ओ क्यू वन क्या है, कम है किसकी तुलना में, ओ क्यू की तुलना में। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी उत्पादन कम है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में। तो हम स्पष्टली ये कह सकते हैं क्या कि एकाधिकारी जो होती है उसकी कीमत तो ज़्यादा होती है और उत्पादन कम होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तुलना में। इसकी जो नेक्स्ट असमानता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपने अनुकूलतम आकार की होती है, अर्थात जो फर्म होती है वो जो ए सी वक्र, जो इसके मिनिमम पॉइंट एम सी वक्र, और जो ये होता है एम आर या ए आर वक्र, ए सी वक्र के मिनिमम पॉइंट पे संतुलन को दर्शाती है। ठीक है, अर्थात फर्म का संतुलन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है, क्योंकि न्यूनतम बिंदु पर ही हमेशा क्या होती है, ए आर बराबर होगी एम आर के, बराबर होगा कीमतों के, बराबर होगा सीमांत लागत के। ठीक है, लेकिन एकाधिकारी बाजार में क्या स्थिति होती है, जो मांग वक्र होता है वो नीचे की तरफ गिरा होता है, एम आर वक्र उससे भी नीचे होता है। अब जो ये एम ए सी वक्र है और यहाँ से शुरू होगा एम सी वक्र, तो यहाँ जो संतुलन होगा वो कहाँ होगा, जहाँ एम आर एम सी को काट रहा हो, तो इस बिंदु पे संतुलन होगा। तो इस बिंदु पे जब संतुलन होगा और ए सी का जो मिनिमम पॉइंट है वो कौन सा है, ए सी का मिनिमम पॉइंट यहाँ होगा। तो जो संतुलन प्राप्त होगा वो इस मिनिमम पॉइंट से पहले ही हो जाएगा, अर्थात एकाधिकारी फर्म का संतुलन सामान्यतः उस उत्पादन बिंदु पे होता है जहाँ ए सी वक्र अभी घट रहा होता है। क्योंकि आप देखना ध्यान से दोबारा, ये ए आर, ये एम आर, ये ए सी और ये एम सी। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट जो है ए सी का वो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, यहाँ तक ए सी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ ए सी वक्र घट रहा होता है, न्यूनतम बिंदु पर तक नहीं पहुँच जाता, नहीं पहुँचता है। ठीक है, इसलिए एकाधिकारी की जो फर्म होती है वो अनुकूलतम आकार से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, लेस देन ऑप्टिमम साइज। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसकी जो असमानता है वो है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में का मांग वक्र होता है वह पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र का मतलब क्या होता है, अक्ष अक्ष की क्या है, समानांतर है, ये ए आर है जो बराबर है एम आर के। यहाँ जो कीमत है ओ पी है, ओ पी कीमत पे जो भी विक्रेता है वो बाजार में कितना भी वस्तु, कितना भी माल बेच सकते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र अक्ष अक्ष के समांतर पड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा कि हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में जो कीमत तय करने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि कीमत प्राइस टेकर होती है। जो फर्म होती है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म, वो प्राइस को ग्रहण करती है, प्राइस को प्राप्त करती है, प्राइस टेकर होती है और उत्पादन को निर्धारित करती है और क्वांटिटी मेकर होती है। ठीक है,
तो फर्म जो है वो उद्योग द्वारा मांग व पूर्ति के फलों द्वारा, तो हमने पढ़ा था मांग और पूर्ति आपस में काटेंगे, वहाँ किसका निर्धारण होगा, कीमत का, और इस कीमत पे विभिन्न फर्में अपना माल बेचेगी। तो निर्धारित कीमत को दिया हुआ मान लेती है, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग होकर एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। जबकि एकाधिकारी बाजार में मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई रेखा होती है, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और गिरती हुई रेखा क्यों होती है, ये AR या मांग वक्र है, क्योंकि अगर कोई भी एकाधिकारी को अपनी वस्तु ज़्यादा बेचनी है तो कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं एकाधिकारी स्वयं वस्तु की कीमत तय करता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एकाधिकारी जो होता है वो या तो कीमत को निर्धारित करेगा या उत्पादन को, दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है तो उसे कीमत क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। अर्थात अगर कीमत OP1 है तो वो OQ1 मात्रा बेचेगा, उसे OQ2 मात्रा बेचनी है तो कीमत को घटा के OP2 करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो असमानता है वो है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों क्या आते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि AR डायग्राम, AR जो होता है वही क्या होता है, MR होता है। कहने का मतलब पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए वस्तु की कीमत को कम नहीं कर सकती। ठीक है। यही कारण है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बेचने से प्राप्त जो MR होती है वो वस्तु की कीमत के बराबर ही होती है। मान लो पहली इकाई की 5 रुपये कीमत है तो सभी इकाइयों की कीमत कितनी रहेगी, 5। मान लो 2 इकाइयाँ उसने बेची तो उसने कुल कितनी आय हुई, ये हो गई TR 10। जैसे ही एक अतिरिक्त इकाई बेचता है कितनी, 5 रुपये की और बेचेगा तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 15। तो कुल आय में परिवर्तन कितना हुआ है, 15 माइनस 10 कितना, 5 हुआ है। और 5 ही क्या थी, कीमत थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR जो होता है वो MR के बराबर होता है और वही कीमत के बराबर होती है। जबकि जो मोनोपोली होती है उसमें AR जो है वो MR की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब एक अतिरिक्त इकाई बेचनी है तो कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और जैसे ही कीमत कम करेगा तो औसत आय कम हो जाएगी, सीमांत आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो 5 रुपये है और वो 10 वस्तुएं बेच रहा है तो कितने रुपए हो गए, 50। ठीक है। अब उसे अगर 15 वस्तुएं बेचनी है तो 11 वस्तुएं बेचनी है तो उसे कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लो उसने कर दिए 4 तो कितने रुपए हो गए, 44 रुपये। ठीक है। तो अतिरिक्त इकाई 5 की जगह 6, 11 छिका नहीं 66। अर्थात अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए उसे कितनी कीमत में परिवर्तन हुआ, देखना आप, यहाँ दोबारा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो प्रारंभ में उसकी कीमत 5 रुपये थी, ठीक है, और वो एक इकाई बेच रहा है तो उसका कुल आय कितनी हुई, 5 रुपये। अब उसकी जैसे ही छठी इकाई बेचेगा तो उसे क्या करना है, कीमत अगर बढ़ के 6 रुपये हो जाती है तो बेची गई इकाइयों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अतिरिक्त इकाई से जो आय प्राप्त हो रही है वो कम हो जाएगी और AR जो है वो MR की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। ठीक है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है, क्योंकि मैंने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र जो होता है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC के मिनिमम पॉइंट पे यहाँ स्पर्श करता है जो अनुकूलतम आकार की फर्में होती है। ठीक है। तो यहाँ केवल सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन एकाधिकारी बाजार में दीर्घकाल में केवल और केवल क्या प्राप्त होगा, असामान्य लाभ अर्जित होगा। ये ध्यान रखना। एकाधिकारी फर्म एक समान वस्तु को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी असमानता, एकाधिकारी जो फर्म है वो एक वस्तु को विभिन्न बाजारों में, अलग अलग बाजार है, जैसे एक बाजार यहाँ दूसरे दूरी के हिसाब से अलग अलग बाजार है, उन बाजारों में भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचकर कीमत विभेदीकरण कर सकता है। और कीमत विभेदीकरण के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से बता दिया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसे कहा जाता है। किंतु पूर्ण प्रतियोगिता फर्म जो होती है वो उद्योग का एक अंश होती है और कीमत निर्धारण में उस फर्म का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता
के अंतर्गत कीमत का निर्धारण उद्योगों के द्वारा किया जाता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी क्रेता होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अगर कोई व्यक्ति उसी वस्तु की अगर कीमत ज़्यादा लेगा तो सभी ग्राहक उस व्यक्ति से हटके दूसरे विक्रेता के पास चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो है समानता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्योंकि हमने जब पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी थी तो उसमें उसकी पहली विशेषता ये थी, क्रेता व विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। लेकिन जब एकाधिकार की हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एकाधिकारी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, केवल एक का अधिकार होता है। अर्थात उसमें फर्म जो है वही क्या होती है? उद्योग होती है। ठीक है। फर्म इज इंडस्ट्री और इंडस्ट्री इज फर्म, ये होता है उसमें। तो एकाधिकारी में केवल एक फर्म ही उत्पादन क्षेत्र में होती है। इसकी जो लास्ट असमानता है वो यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। कि जब पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म हानि हो रही है तो कुछ फर्में छोड़ के चली जाएगी। अगर असामान्य लाभ हो रहा है तो कुछ फर्में मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो फर्मों की एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म दीर्घकाल में उद्योग से अलग हो सकती है या फिर नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती है। कौन से काल में? दीर्घकाल में। अल्पकाल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किंतु एकाधिकारी में अन्य फर्मों का उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अर्थात कोई अन्य फर्म उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए दीर्घकाल में पूर्ण एकाधिकारी बाजार को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। थैंक यू।